उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी समीकरण साधने में लगी हुई है और इन तमाम चीजों के बीच में सबसे जरूरी है जातीय समीकरण साधना और सरकार मंत्रिमंडल में उसी के हिसाब से जगह देना चाहती है। आज हम बता रहे हैं डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनको एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। दावा यह किया जा रहा है कि जो वर्तमान में दूसरे डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में इस बार 2 की जगह 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और इन चारों डिप्टी सीएम के जरिए जातियों का गणित साधने की कोशिश की जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की है उनमें बेबी रानी मौर्य है, ब्रजेश पाठक है और स्वतंत्र देव सिंह है। आज भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में चल रही है और दावा किया जा रहा है कि होली के तुरंत बाद यानी कि 19 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी और उसमें इन तमाम चीजों पर फैसला होगा। तो आज के जनता जंक्शन शो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। तो इस बार जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी तो जातियों का समीकरण साधना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी कई मायनों में असर डालेगा और सबसे ज्यादा जो असर डालेगा वह जातियों के समीकरण में डालेगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सुनिश्चित करके अपने वोट बैंक को अस्थायी बनाया जाए और जो प्रमुख जातियां हैं उत्तर प्रदेश की उनको साधने के लिए इस बार डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। अक्सर डिप्टी सीएम का पद माना ही इसलिए जाता है ताकि जातियों का समीकरण सुलझाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी कोशिश में भी यही है कि डिप्टी सीएम के पद पर इस बार बढ़ा दिया जाए और उनके जरिए जातियों का समीकरण साधते हुए एक क्लियर मैसेज दिया जाए जिसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है उनमें बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी यह खबर चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जातियों का समीकरण तो साधने के लिए काम आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य संगठन में भी अच्छा काम करते हैं और विधायकों को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता से उनकी पकड़ जो है विधायकों पर अधिक है और इसी वजह से चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा डिप्टी सीएम बनने पर कोई सवाल खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक चर्चा और हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को सरकार से बाहर करके संगठन में बड़ा पद दे दिया जाए। अगर केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में पद दिया जाता है तब केशव प्रसाद मौर्य पहले भी संगठन में अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं और इस बार उनको अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसको भी बखूबी निभा पाएंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के चर्चा इतनी इसलिए हो रही है क्योंकि साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था और एक केंद्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी थे, उस समय में प्रदेश के स्तर पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से किसी भी चेहरे की ना कमी खलने दी और ना ही पूरे चुनाव के दौरान किसी नेता को हावी होने दिया, जो बाद में विवाद की वजह भी बना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चर्चा देर से शुरू हुई थी और कहीं से भी मुख्यमंत्री का चेहरा वह नहीं थे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने उस रिक्त स्थान को संभाल करके रखा था और माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उसी काम में लाए जाएंगे। आपको बताएं कि हाल ही में कई ओबीसी नेता भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी में कद बढ़ गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहित जिन लोगों ने हाल ही में पार्टी छोड़ी, उन्होंने भाजपा पर ओबीसी समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल में आगे आए और पूरे चुनाव के दौरान ओबीसी जातियों का वोट संभाल कर रखा। इन तमाम चीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी पर कोई भी सवाल नहीं है। इसके अलावा भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले केशव संघ की पृष्ठभूमि से हैं। विश्व हिंदू परिषद से वह काफी समय तक जुड़े रहे और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के काफी करीबी रहे, तो इस बात का फायदा मौर्य को मिल सकता है। इसके अलावा जो संख्या डिप्टी सीएम की बढ़ाने की बात हो रही है वो भी भाजपा को अलग अलग जातियों को साधने में मदद करेगी और इसी वजह से कई लोगों का प्रमोशन करते हुए नई जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं इन शॉर्ट्स की तरफ। इन शॉर्ट्स में पहली खबर, विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। सिनेमाघरों में अन्य बड़ी रिलीज और न्यूनतम प्रचार के बावजूद फिल्म की कमाई में कोई गिरावट का संकेत नहीं आया है। द कश्मीर फाइल्स ने 5 दिनों में 59 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है
तलाशी अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार श्रीनगर के नौगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद किया गया है। अगला खबर, चीन में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 5280 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 3507 घरेलू केस हैं। महामारी की वुहान से शुरुआत के बाद से दूसरी बार सर्वाधिक मामले हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के 13 शहरों और अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया स्वरूप देश में फैल चुका है। अब अगला खबर, 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान बुधवार से शुरू हो गया। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए फिलहाल 2 केंद्र बनाए हैं। सुबह कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में बने टीकाकरण बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से उनका हालचाल भी पूछा। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू 1 रैंक 1 पेंशन की नीति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है। सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे, 3 महीने में बकाया का भुगतान करे। बता दें कि याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन ने सरकार के साल 2015 के 1 रैंक 1 पेंशन नीति के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि यह फैसला मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि यह वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। आपको बताएं, भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा दायर इस याचिका में भगत सिंह कोश्यारी समिति द्वारा 5 साल में एक बार आवधिक समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाय एक स्वचालित वार्षिक संशोधन के साथ एक रैंक एक पेंशन को लागू करने की मांग की गई थी। अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, जो है नसीहत। ओशो कहते हैं कि आपका जीवन वहां से शुरू होता है जहां से आपका डर समाप्त हो जाता है। मतलब कि अगर आपके अंदर से डर समाप्त हो गया है तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी अब यहां से शुरू हुई है। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आज की जनता एक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।